हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो जानकारी वाला वीडियो मैं डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस हेतु हम इसके पूर्ववर्ती और इस सरकार के आने के बाद की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अब क्या आकलन होना चाहिए किसी सरकार के कामकाज का, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर सरकार के कामकाज की बात करें तो किसी सरकार का कामकाज का आकलन इस आधार पर होता है कि वो उसके द्वारा जनता को कितना सुख पहुंचाया गया है, जनता की स्थिति में कितनी माने उसकी स्थिति अच्छी बनी है, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आधार कितना अच्छा हुआ है, कितने उसे रोजगार के अवसर मिले हैं, देश में आधारभूत ढांचा की क्या स्थिति है या उसमें कितना सुधार हुआ है, देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक के मामले में कैसी है, महिलाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून का राज्य, लोगों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की स्थिति, सैन्य व्यवस्था, वन पर्यावरण इत्यादि आधार होता है किसी सरकार के कामकाज का। अगर भारतीय संविधान को माने तो सरकार के आकलन का आधार होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी सरकार ने कितना सुनिश्चित किया, उसके आधार पर हम उस सरकार के कामकाज का आकलन कर सकते हैं। और भी मापदंड हो सकते हैं, जैसे लोक प्रशासन के मामले में सरकार की स्थिति, उसकी प्रशासनिक दक्षता, प्रभावशीलता, मितव्यता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता, ये भी मानक हो सकते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं सब बातों को आधार मान करके इस सरकार के कामकाज का आकलन करते हैं। अब आकलन करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पर गौर करते हैं। अगर इतिहास पर गौर करें तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हम मान सकते हैं, जिसे हम 6500 साल पहले विकसित हुआ मान सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस सभ्यता की कालावधि 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व रही है। तत्पश्चात स्थान आता है वैदिक सभ्यता का, जिसकी कालावधि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रही है। अब वैदिक काल को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब उत्तर वैदिक काल में ही जाति प्रथा का जन्म हुआ तथा 600 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक जाति प्रथा काफ़ी मजबूत हुई। तत्पश्चात भगवान बुद्ध और महावीर का आगमन हुआ, उन्होंने जातिवाद के उन्मूलन के लिए काफ़ी प्रखर स्वर दिया। इसी समय देश में कई जनपद बने और जनपद से महाजनपद। इसमें मगध महाजनपद में चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश का शासन 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक अर्थात 137 वर्षों तक रहा। तत्पश्चात शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद कुषाण वंश, फिर सातवाहन वंश और उसके बाद गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इतिहासकारों को माने तो मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा और भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है। फिर इसके बाद पुनः भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। अब 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। उसके बाद फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लाम का ये प्रवेश हुआ, सिंध पर जो अरबों का अधिकार हो गया, तो इस हिसाब से भारत पर ये इस्लाम का प्रवेश था, इस्लाम स्थापित हुआ। हिंदू में आपस में बहुत घृणा थी। बलात् जब किसी हिंदू को मुस्लिम बना दिया जाता या उसका इस तरह से या मतलब किसी तरह से जब उसका शोषण उत्पीड़न किया जाता तो अपने ही जाति और धर्म के लोग उसे जाति से बाइकाट कर देते और परिणाम स्वरूप वह सपरिवार इस्लाम अपना लेता। फिर उसे अपने ही पूर्ववर्ती धर्म और संस्कृति तथा जाति के विरुद्ध
तैयार किया जाता रहा। हिंदू संस्कृति में अनेकों कुरीति और कुप्रथा का जन्म हो गया, जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह आदि। इसके बाद मुस्लिम शासन के बाद फिर जब देश में अंग्रेज का शासन स्थापित हुआ, ब्रिटिश हुकूमत प्रकाश में आई, तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण हुआ, आधुनिक विचार आया और ये जाति प्रथा सबको भी कम करने में मदद मिली। फिर उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के शासन में पिछड़ों और दलितों की स्थिति मजबूत हुई, पर कुछ नेता राजनीति चमकाने के लिए पिछड़ों और दलितों में सवर्णों के खिलाफ घृणा फैलाने लगे। आप याद कीजिए कि वीपी सिंह की सरकार ने देश को कैसे आपसी घृणा में झोंक दिया था। साथ ही तत्कालीन गृह मंत्री के बेटी का अपहरण हुआ और सरकार के द्वारा उसके रिहाई के एवज में कई आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। पर आज माननीय नमो की सरकार ने निर्धन और गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की, सेना के मनोबल को ऊंचा किया, उनके सुरक्षा के लिए काम किया। मोदी सरकार की तुलना अगर उसके पूर्ववर्ती सरकार से करें तो हम पाते हैं कि इस सरकार ने देश के मनोबल को ऊंचा किया है। अब शुरू से ही थोड़ा सा हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मतलब जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं, जो कि एक विद्वान और दार्शनिक तरह के व्यक्ति थे। उनका परिवार देश में फैले संकीर्णता से अपने आप को काफ़ी हद तक मुक्त कर लिया था, पर कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति का बीजारोपण भी उन्हीं के समय में हुआ। इन्हीं के समय में देश के ऊपर समाजवाद का भी भूत चढ़ा। नेहरू के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने विरोधी के प्रति अत्यंत ही असहिष्णु थे। चीन के द्वारा भारत की भूमि पर कब्जा किए जाने के साथ ही भारत को मिली करारी हार से नेहरू को अत्यंत सदमा पहुंचा और उनके छवि को भी काफ़ी धक्का पहुंचा। फिर नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, जो अत्यंत कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे। बहुत ही कम समय तक वे देश की बागडोर को संभाल सके, उनका असामयिक निधन हो गया। पर इतने ही समय में देश को अत्यंत आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। जय जवान जय किसान का नारा दिया, पाकिस्तान पर विजय पताका फहराया। पर उसी समय ताशकंद समझौता के लिए जब देश से बाहर गए तो विदेश में ही इनका निधन हो गया और उनके निधन से देश को बहुत धक्का लगा। इसके बाद आई श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने काफ़ी जश भी बटोरा और अच्छे अच्छे नारे भी दिए। गरीबी हटाओ का नारा दिया, बांग्लादेश को मुक्त कराया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति जारी रही। और कई विश्लेषक तथा विचारक का मानना है कि उन्मुक्त यौनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, पापाचार, इस सब का भी बीजारोपण और शुरुआत बहुत हद तक इंदिरा गांधी के अवधि में हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही उनके निवास स्थान में कर दी गई। तो उनके पुत्र राजीव गांधी आए सत्ता में देश के बागडोर संभालने के लिए और देश उनके नेतृत्व में आधुनिकीकरण के रास्ते पर चल पड़ा। पर इस सरकारों को भी मजहबी कट्टरपंथियों के आगे समर्पण करता हुआ लोगों ने देखा। फिर राजीव गांधी पर आरोप लगा करके सत्तासीन हुए वीपी सिंह की सरकार अपने पूर्ववर्तियों सरकार से भी ज़्यादा तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी। साथ ही इसकी छवि आतंकवादियों के आगे देश को झुकाने की बनी। जब इनकी सरकार ने गृह मंत्री की बेटी के आतंकवादियों के द्वारा छोड़ने के बदले आतंकवादियों को रिहा किया, साथ ही देश में आगरा और पचरा के बीच बहुत ही खाई खोली, बहुत ही घृणा पैदा किया। फिर आए चंद्रशेखर 6 महीना के लिए, उनके सरकार को देश की सोना गिरवी रखने के लिए जाना जाता है। फिर आए नरसिम्हा राव, भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में उनको जाना जाता है, पर तुष्टीकरण की नीति जारी रही। उसके बाद हम देखेंगे कि वाजपेयी आए, जिन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिया, लेकिन कुछ मामले में जो उनकी नीति थी, सरकारी नौकरी को लगभग बंद कर दिया गया। साथ ही 8,000 करोड़ खर्च करके 7,000 आदमी को सिर्फ बैंक में छटनी किया गया। तो इस सब से मतलब इनकी छवि बनी सरकारी नौकरी को पूरा माने बंद कर देने वाली की। उसके तुलना में तो कुछ नौकरी लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार में मिल भी रहा है,
लेकिन उस समय में स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि कई आदमी का जीवन तबाह हो गया, उम्र बीत गया और नौकरी नहीं मिली। फिर संक्षेप में हम चर्चा करते हैं, गुजराल डॉक्ट्राइन की चर्चा करते हैं, जो भारतीय गुप्तचर व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए जाना जाता है। और इससे पहले जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, उनके कार्यकाल का हमने संक्षिप्त चर्चा किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मोरारजी के सरकार को भी चर्चा करना बहुत ही समीचीन होगा, बहुत प्रासंगिक होगा। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में जो भारत के एजेंट लोग थे, उसको मरवाने के लिए सरकार को कुख्याति मिली। साथ ही मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया और अपने विरोधियों के साथ ये बड़ा खराब व्यवहार करने वाली सरकार के रूप में जाना गया। और हद तो तब हो गया जब मोरारजी भाई अमेरिका गए और उन्होंने अनावश्यक रूप से सार्वजनिक रूप से भाषण में कहा कि वो अपना पेशाब स्वयं पीते हैं। उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस सब तरह की सरकार थी, तो देश के छवि को धक्का मिला। तो जो कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार थी, उसमें इसकी ऐसी ही स्थिति थी। और गैर कांग्रेसी सरकार में बीपी सिंह और मतलब गुजराल डॉक्ट्राइन की बात करें या चंद्रशेखर की सरकार हो, तो इससे भी बहुत ही धक्का लगा गैर कांग्रेसी सरकार की छवि को बहुत। हाँ, बीच में जब देवगौड़ा की सरकार आई तो वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी और उसने निष्पक्ष भाव से काम किया और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के लिए और उस पर कार्रवाई के लिए सरकार जानी गई, ईमानदारी के लिए। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसने लंबी पारी भी खेली यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में। और इस सरकार के द्वारा आर्थिक उदारीकरण, सरकारी नौकरी में अनाप शनाप ढंग से तनख्वाह बढ़ाने, बैंकों की अनेकों शाखाओं को खोलने तथा बहुत सारे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार प्रसिद्ध रही। पर इस सरकार पर भी यह आरोप लगा कि यह तीव्र इस्लामीकरण कर रही है। और इसका प्रमाण स्वयं कांग्रेस के द्वारा जो AK एंटोनी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई कि 2014 में कांग्रेस को क्यों पराजय मिली, तो उस कमेटी का भी यही रिपोर्ट था कि माननीय नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने में ये बात को रखा कि कैसे इस सरकार के द्वारा तीव्र इस्लामीकरण किया जा रहा है और कैसे बहुसंख्यक नागरिकों के लिए पर अत्याचार का बीजारोपण किया जा रहा है। पर सब लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि माननीय मनमोहन सिंह अत्यंत ईमानदार, मेधावी और विनम्र व्यक्ति थे। उनके लिए कभी माननीय नरेंद्र मोदी ने संसद में ये स्वीकार किया कि बाथरूम में कोई रेनकोट पहनकर स्नान करना कोई डॉक्टर साहब से सीखे। तो इसी सब परिस्थिति के बीच कुछ इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद आइए अब आते हैं माननीय नरेंद्र मोदी के सत्तारोहण के बारे में। अब चर्चा करते हैं। उनका सत्तारोहण 26 मई 2014 को हुआ, अर्थात माननीय नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को सत्ता पर काबिज हुए। 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2022 को इनकी सरकार ने 8 साल पूरे किए हैं। इनके सरकार की विशेषता रही है कि इन्होंने नारा दिया, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। किसी भी धर्म और जाति के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं। आज हम देख सकते हैं कि देश में एक अदना सा नागरिक भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल सकता है, आवाज़ उठा सकता है, अपने PM के खिलाफ बोल सकता है। वाजपेयी से तुलना करें तो देखते हैं कि उनके समय में सरकारी नौकरी को लगभग 0 कर दिया गया था, लेकिन इस समय में कुछ नौकरी भी लोगों को मिल रही है। व्यक्तित्व की बात करें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। अत्यंत विनम्रता से बात को रखते हैं, प्रखर वक्ता हैं। लेकिन ये भी सच है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी कुछ आरोप लगा है। देश में जो कुछ अच्छे काम करने वाले नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल
तो उन सब से कुछ इन सरकार को सीख लेना चाहिए कि कैसे बिना घाटा का बजट पहुंचाए हुए कैसे वेलफेयर ऑफ द पीपुल के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन अगर इनके माननीय नरेंद्र मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व की चर्चा करें तो मतलब दलित सम्मान हो या मतलब सबके साथ लेने की बात हो या सबके कल्याण के लिए अनेक तरह के योजनाओं का सूत्रपात हो, तो उसके बारे में बहुत सारे योजनाओं पर काम हुआ है। आइए हम संक्षिप्त में अब चर्चा करते हैं कि 8 साल में इनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए। सबसे प्रसिद्ध कार्य में तो मतलब धारा 370 और अनुच्छेद 35(1) के प्रावधान को निरस्त करना है। फिर एक लंबी सूची है कि कैसे कैसे योजना और कैसे कैसे काम हुए। एक अन्य प्रसिद्ध काम में राम मंदिर बनाना हुआ। इसके अलावा लंबी लिस्ट है, CAA, NRC, कृषि कानून जिसको सरकार को वापस लेना पड़ा, GST, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक को ख़त्म करना, रूस यूक्रेन युद्ध पर जो भारत का प्रभाव था उससे देश को बचाना, कोरोना संकट में मुफ्त अनाज देना, किसान सम्मान निधि योजना लागू करना, जनधन योजना के माध्यम से 45 करोड़ भारतीयों के लिए खाते खुलवाना, उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं हैं उनमें 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर देना, आयुष्मान योजना के तहत सरकार की अगर माने तो 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 1300 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकार ही नहीं निजी अस्पताल में भी होगा। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। स्वच्छ भारत इसी हिसाब से और बहुत सारी योजनाएं इनके द्वारा शुरू की गई। आप संक्षेप में हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसकी शुरुआत 26 मार्च 2020 को शुरू हुई। इसमें प्रत्येक नागरिक को 5 किलो से अधिक अनाज देने की व्यवस्था की गई। फिर एक मिशन इस पर काम हुआ, जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई। 2030 तक इसके माध्यम से हर एक घर को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पीने योग्य जल इस योजना के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसमें। 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई। अब इसके सफलता का आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों में 5.5 करोड़ घरों तक नल का जल इसके माध्यम से पहुंचाया गया। फिर और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अलावा माने नारी सशक्तिकरण के लिए योजना देना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देना, दुनिया भर में बसे भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास, सीमा पर चीन को पीछे धकेलना, सेना का मनोबल बढ़ाना, नौकरशाही को विकास के काम पर लगाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देना और उसके लिए जीरो टॉलरेंस की बात करना, अनेक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए छापामारी करना, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की आवाज़ को बुलंद करना जिसके माध्यम से कामगारों, कारीगरों और दस्तकारों के अच्छे भविष्य की उम्मीद के लिए मतलब काम किया गया। उनको उम्मीद जगाने का इस नारा के माध्यम से, लोकल फॉर वोकल के माध्यम से आवाज़ दी गई। फिर मतलब कृषि कानून को लाया और जब वो लोकप्रिय नहीं हो सका तो उसे वापस भी लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे सौभाग्य योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर एक घर तक बिजली को पहुंचाना। इसके अलावा गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया। 2019 के जनवरी में संसद के आखिरी सत्र में अचानक सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ दिया गया। और अगर मतलब मुसलमानों से जुड़े फैसले की बात करें तो 2018 में हज सब्सिडी को ख़त्म किया गया। इससे देश का 700 करोड़ का बचत हुआ।
45 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को बगैर पुरुष अभिभावक के हज करने की इजाज़त दी गई। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया। जुलाई 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पास कराया गया। नागरिकता कानून में बदलाव किया गया। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून को अमली जामा पहनाया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देश में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिलने की आशा है। उसके बाद जो अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में सरकार की योजना रही है, इसने योजना आयोग को समाप्त किया और उसके जगह मतलब नीति आयोग को लाया। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस सरकार के गले का फांस है बेरोजगारी की समस्या। 2017 में 5.4% और 2018-19 में 5.3% और वही 2020 में 8% और 2021 में 6% मैंने बेरोजगारों को, अगर सरकार के आंकड़ा को माने तो ये सरकारी आंकड़ा है। और मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 2016 में 47% से गिर करके मतलब ये अभी 40% हो गई है। अगर मतलब स्वास्थ्य की समस्या की बात करें तो आज़ादी के से अटल जी के सरकार बनने तक देश में मात्र 1 एम्स था और अटल जी के प्रधानमंत्री रहते 6 एम्स बने और मोदी जी के शासनकाल में 16 एम्स हैं। पर इतना ही काफ़ी नहीं है। हम देख सकते हैं कि चाइना, रूस और यूक्रेन में कितना सस्ता दर पर MBBS की पढ़ाई होती है। अगर सरकार MBBS कॉलेज सरकारी ही खोले या मतलब प्राइवेट लोगों को भी खोलने की अनुमति दे, उनको प्रोत्साहित करे, तो देश के लिए बहुत पैसा भी कमाया जा सकता है और देश के बाहर विदेशी मुद्रा को जाने से भी रोका जा सकता है। तो ये सब काम किया जाना बाकी है। और मतलब अगर मतलब और भी योजना सब दिया गया, जैसे मतलब रेहड़ी, पटरी और खोमचो वालों को राहत देने के लिए 1 जून 2020 तक PM स्वनिधि योजना, रेहड़ी, पटरी और खोमचे वालों को बिना जमानत के सस्ता कर्ज देने का प्रावधान किया गया। लेकिन अब हम फिर आते हैं सबसे प्रासंगिक मुद्दा जिस पर सरकार कटघरे में है। बेरोजगार पर सरकार की पहल है कि लोग सरकार स्वरोजगार को अपनाएं, लोग नौकर नहीं बने, नौकरी दें। यदि आप में दम है तो नौकर बनने के बजाय मालिक बने। पर यह कटु सच्चाई है कि सरकार के द्वारा रेलवे, बैंक और अन्य जो भारत सरकार के विभाग हैं उसमें भर्ती कम हुई है। बैंकों के विलय से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या में कमी हुई है। ये कमी होने से भविष्य में भी लोगों को सरकारी नौकरी देने में दिक्कत होगी। तो ये है सरकार का, लेकिन मतलब सरकार को रोज़गार का अवसर क्रिएट करना चाहिए। अगर लोग सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो लोगों को सरकारी नौकरी मिले। अब सरकार का अपना तर्क है, वो कह रहा है कि हमने सैकड़ों मतलब मैंने करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया है। 3 लाख लोगों ने रोज़गार शुरू किया है। बेघर के लिए जो घर बना है तो उससे भी लोगों को रोज़गार मिला है। शौचालय बनाने में जो लोग कामगार सब को रोज़गार मिला है। फिर 2016-17 में EPFO को माने तो 70 लाख लोगों को नौकरी दी गई। देश में 15,000 स्टार्टअप हुआ। हाईवे, रेलवे इस सब का भी निर्माण में लोगों को रोज़गार मिला। कर्नाटक सरकार की माने तो उसने 53 लाख लोगों को नौकरी दी और बंगाल सरकार की माने तो 68 लाख लोगों की नौकरी दी गई। और हद तो तब हुआ जब नरेंद्र मोदी के द्वारा जब सार्वजनिक रूप से पकौड़ा बनाने का रोज़गार में की बात कही गई तो इससे सरकार की आलोचना भी हुई। और ये उल्लेखनीय है कि देश में जो टोटल रोज़गार है वो 80% असंगठित क्षेत्र दे रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि देश में GDP दोगुनी हुई है और महंगाई भी दोगुनी हुई है। वर्तमान में ये सरकार GDP बढ़ा करके महंगाई के कारण बहुत आलोचना